कोई ऐसे छोटे छोटे झरना हुआ, किसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें प्रवाह होता है और वो निश्चित स्थान पर बहता हो, तो निश्चित जलमार्ग, अपवाह का अर्थ हो गया एक निश्चित जलमार्ग। और तंत्र का मतलब आप जानते ही होंगे, कहीं पे किसी एक चीज़ को तंत्र नहीं कह सकते, उसमें कई सारी चीज़ों का मिलान होता है, तब जाकर के एक तंत्र स्थापित होता है। तो सीधे सी एक परिभाषा बनती है, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों या वाहिकाओं के माध्यम से जब होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। ठीक है, अब तो ये तो हो गई बात अपवाह की। अब अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र मुख्य नदी एवं उनकी सहायक नदियों, देखिए एक हो जाती है मुख्य नदी, दूसरी हो जाती है उसकी सहायक नदियाँ। एक होती है मुख्य नदी, ठीक है ना, और दूसरी हो जाती है उसकी सहायक नदी। तो उन मुख्य नदी और सहायक नदियों के, अब देखिए कोई एक नदी आती है, जैसे कि ये एक नदी जा रही है, तो इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि कोई ऊपर से आकर के, मान लिया कि ये गंगा नदी बह रही है, इसमें आकर के यमुना मिलती है, यमुना है और अन्य कई सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के जब इसमें मिल जाती हैं, तो ये एक जो मुख्य नदी है और ये बाकी जो सारी जो नदियाँ होती हैं इसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं, ट्रिब्यूटरी होती हैं मतलब सहायक नदियाँ होती हैं, इसकी सहायक नदियाँ, है ना। तो एक जो हो गई मुख्य नदी, मुख्य नदी, और दूसरी हो गई उसकी सहायक नदियाँ। तो उन सहायक नदियों और मुख्य नदी से मिलकर के क्या बनता है? एक जाल बनता है, एक तंत्र बनता है, जो कि एक एकीकृत तंत्र होता है। और उसमें क्या होता है कि कई सारी जो सहायक नदियों के द्वारा जो अपवाही क्षेत्र होता है, तो उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। अब देखिए इसमें भूगोल में क्या है कि हर एक शब्द का अलग एक महत्व होता है। देखिए इसमें अपवाह द्रोणी, जैसे हमने जाना अपवाह द्रोणी, ठीक है, अपवाह द्रोणी। तो अपवाह द्रोणी एक ये शब्द आता है, दूसरा आता है नदी द्रोणी, ठीक है ना। तो अपवाह द्रोणी हमने जाना कि जब उसकी सहायक नदियाँ अपवाहित क्षेत्र को, जो मतलब एक मुख्य नदी होती है, उसकी सहायक नदियाँ जब मिल करके एक क्षेत्र में मिल जाती हैं तो अपवाह द्रोणी बन जाता है, ठीक है। अब बात आता है नदी द्रोणी क्या होता है? जब बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को, क्या होता है कि जब बड़ी नदियाँ होती हैं जहाँ से अपना जल ग्रहण करती हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं नदी द्रोणी। जैसे कि ये नदी जो है यहाँ से अपना जल ले रही है, एकत्र कर रही है, तो इसे बोलते हैं नदी द्रोणी, ठीक है ना, नदी द्रोणी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नदियों का जो अपवाह प्रारूप है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स। तो ड्रेनेज पैटर्न उसका क्या है, किस प्रकार से उसका अपवाह प्रतिरूप बनता है? तो नदियों का जो अपवाह होता है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। कई सारे कारक हो सकते हैं, किसी एक नदी का जो है वो कई सारे उसमें कारक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कारक क्या क्या हो सकते हैं, हम देखते हैं कारक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो कारक जो हैं, एक तो हो सकता है कि उसकी चट्टानों की आकृति एवं संरचना, चट्टानों की आकृति एवं संरचना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो नदी का अपवाह किस प्रकार का होगा वो इनकी चट्टानों की आकृति और उसकी संरचना पर भी निर्भर कर सकता है। चट्टानें कैसी होती हैं, जैसे कि कहीं पे चट्टान, जैसे कहीं पे कोई पठार होता है तो कहीं पे मैदानी भाग होता है। तो पठारी भागों में जैसे कि माना ये नदी आ रही है
तो जब ये यहाँ पर से आकर के नदी और ये चट्टानी भाग से जब ये टकराती है, तब क्या होता है, इसका अपवाह जो है इधर उधर परिवर्तित होता है ना। तो अपवाह में परिवर्तन आता है, तो ये अपवाह का कारक एक सिद्ध हो गया कि जो चट्टानों की आकृति होती है और ये उसकी संरचना होती है, वो उस पर अपवाह उसका निर्भर करता है। ठीक है, ये पहली चीज़ हमने देख ली। और उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी चीज़ क्या है? ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई स्थलाकृति। स्थलाकृति वही चीज़ें हैं कि जैसे कि कोई एक बीच में कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। आप जानते हैं कि नदी, झरना, चट्टान, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, मतलब बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं। तो उसमें स्थलाकृतियों के परिवर्तन से उसके अपवाह तंत्र में भी परिवर्तन आता है। ढाल प्रवणता, अब कहीं सीधी ढाल होती है, जैसे कि इस प्रकार से ढाल होती है, तो नदी ऐसे क्या करती है, नदी का जो प्रवाह होता है वो इस प्रकार से ऐसे होता रहता है। ठीक है ना। और एकदम उसकी जब मंद गति होती है, मान लिया कि जो अगर नदी का प्रवाह इस प्रकार का है, इस प्रकार का ढाल है, तो वो नदी जो होगी, वो नदी का जो प्रवाह होगा, तो माना कि इस प्रकार का जो है पहाड़ है और उस पे नदी का जो प्रवाह होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, सीढ़ी नुमा हो सकता है। तो कई प्रकार से उसकी प्रवणता क्या होती है, ये ढलान, ये इसको कहते हैं प्रवणता। ठीक है ना। और फिर उसकी जल की मात्रा, जैसे कि कुछ नदियों में थोड़ा जल होता है, जल की मात्रा। ठीक है, तो जल की मात्रा और उसकी बहाव की अवधि। ठीक है, तो जल की मात्रा, बहाव की अवधि, चट्टानों की आकृति और स्थलाकृति, उसकी ढाल प्रवणता और जल की मात्रा, कई सारी चीज़ें आपने देखा कि उसके कौन कौन से जो नदियों के अपवाह के कारक हो सकते हैं वो हमने आपको बता दिया, आपने समझ लिए। आप जो है आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं साथ में, और इसको एक एक चीज़ आती है, क्वेश्चन में पूछते हैं कि मतलब जो है कि अब नदी के अपवाह को प्रभावित करता है, ऑप्शन दे देंगे, स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, और अन्य कोई एक ऑप्शन गलत दे देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों ने समझ लिया है, तो आप लोग एकदम 100% सही करके आएंगे, है ना। तो अब जो है हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको ये जानना है कि जो ढाल प्रवणता होती है, जो अपवाह तंत्र होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आकार बन जाते हैं। उसमें आकार तो बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि जो है वृक्षाकार। देखिए, नदी जो बहती है वो वृक्षाकार तरीके से बह सकती है। उसमें क्या होता है, उसका अपवाह तंत्र कैसा हो सकता है, वृक्षाकार हो सकता है। ठीक है, दूसरा कैसा हो सकता है, उसका वलयाकार हो सकता है, और कैसा हो सकता है, बहुत सारे प्रतियों, गुंबदाकृति है, अभिकेंद्रित प्रवाह है, समानांतर प्रवाह है। ठीक है ना, समानांतर प्रवाह होता है। तो इनमें कुछ बहुत जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ये वृक्षाकार, वलयाकार और समानांतर प्रवाह जो होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पे। और एक अरीय प्रवाह होता है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम जानेंगे कि वृक्षाकार अपवाह क्या होता है। ठीक है, तो वृक्षाकार जो अपवाह, हमने क्या बात की, कौन सा टॉपिक लिया, वृक्षाकार। नंबर 1 हमारा टॉपिक आ गया वृक्षाकार अपवाह। ठीक है, तो वृक्षाकार अपवाह जो है उसमें क्या खास बात होती है, तो खास बात उसमें ये होती है कि जब नदियों की धाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती हैं, तो मुख्य नदी तथा उसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनके द्वारा एक वृक्ष की आकार। अब देखिए, मुख्य, अभी हमने पहले सबसे एक बताया था, तो जैसे ये मुख्य नदी बह रही है, इसके अंतर्गत क्या ये नदियाँ बहुत सारी बह रही हैं। ठीक है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, अब इसकी भी ट्रिब्यूटरी हो गई बहुत सारी,
इसकी भी ट्रिब्यूटरी हो गई बहुत सारी, इसकी भी इधर से निकल करके जो है इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इसकी निकल करके एक ये अब वृक्षाकार, एक वृक्ष का आकार दे देती हैं, एक अपवाह तंत्र को एक ये वृक्ष का आकार दे दिया इन्होंने। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि ये सभी जो नदियाँ हैं यहाँ पर, जो कि और इनको कहा जाता है द्रुमाकृतिक अपवाह। तो वो मत जानिए आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि जो वृक्षाकार अपवाह होता है वो उत्तरी भारत के मैदान की नदियाँ जो होती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी दक्षिण भाग की हो गई, कृष्णा, कावेरी दक्षिण की हो गई। तो हमने जान लिया कि वृक्षाकार अपवाह क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समानांतर अपवाह की। ठीक है, तो समानांतर अपवाह, ठीक है, समानांतर अपवाह, ठीक है ना, समानांतर अपवाह। तो ये समानांतर जो अपवाह होता है ये कैसा अपवाह होता है, इसमें जानते हैं कि इस अपवाह का प्रतिरूप नदियाँ लगभग एक दूसरे के समांतर बहती हैं। जैसे एक नदी ये बहती हुई जा रही है तो इसी के आसपास से कहीं एक और नदी निकल करके इसके समांतर बहने लगी, कहीं इसके पास से और समांतर इसके बहने लगी, इधर से इसके समानांतर बने। तो ये जो एक अपवाह तंत्र बन जाता है यहाँ पे, इसको कहते हैं समानांतर अपवाह तंत्र। ठीक है ना, तो समानांतर अपवाह तंत्र जो होता है, आपने जान लिया कि ये जो है वो एक दूसरे के समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे के पैरेलल बहना। ठीक है ना, और पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में मिलने वाली जो नदियां हैं इसके खास उदाहरण होते हैं। जैसे आप दक्षिण में देखिए कि बहुत सारी आपको नदियां मिल जाएंगी, उसके अपवाह तंत्र जो होंगे वो लगभग होंगे, क्या होंगे, वो समानांतर बहती रहती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अरीय अपवाह तंत्र। नंबर 3 हो गया ये हमारा अरीय अपवाह तंत्र। मेरी राइटिंग बहुत ही भद्दी आ रही होगी तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अरीय अपवाह तंत्र, ठीक है ना। तो अरीय अपवाह तंत्र जो होता है, जब किसी केंद्रीय शिखर से, जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो वहाँ पे नर्मदा और जो सोन नदी वगैरह निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से। मान लिया कि ये अमरकंटक की जो है वो पहाड़ी है, ठीक है ना, अरे सॉरी ये जो मान लिया कि ये अमरकंटक की एक पहाड़ी है, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होता है कि नर्मदा नदियाँ, नर्मदा और सोन, इनका प्रवाह होता है। तो जैसे कि ये एक अरीय अपवाह तंत्र कैसे बनाती है, देखिए, जैसे ये एक नदी है, इसमें से एक ऐसे नदी निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे, मतलब चारों तरफ फैल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जो चारों तरफ का फैला एक पर्वत से निकली हुई कई सारी नदियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, एक प्रवाह तंत्र बना देती हैं। तो उस प्रवाह तंत्र को हम क्या कहते हैं, उस प्रवाह तंत्र को हम कहते हैं अरीय अपवाह तंत्र, ठीक है। अब तक हम लोगों ने जाना है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने जाना कि जो वृक्षाकार अपवाह कैसा होता है, उसके बाद हमने जाना कि समानांतर अपवाह कैसा होता है, उसके बाद हमने जाना कि अरीय अपवाह कैसा होता है, ठीक है। और एक खास बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट अपवाह तंत्र और होता है जो कि बताना अति आवश्यक है। तो वो अपवाह तंत्र होता है जालीनुमा, 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 जालीनुमा अपवाह तंत्र,
तो जालीनुमा अपवाह तंत्र जो होता है उसकी भी कुछ खास बातें होती हैं। वो क्या होता है, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों, जब मुख्य नदियाँ, अब देखिए यहाँ पे ट्रिब्यूटरी नहीं है, यहाँ पे दो मुख्य नदियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि गंगा और यमुना दोनों क्या है, मुख्य नदियाँ हैं। तो यहाँ तक जब वो जो है इलाहाबाद में जहाँ पर जो मिलती हैं उससे पहले तक वो क्या करती हैं, पैरेलल बहती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल बह रही है ना। तो ये दूसरे के पैरेलल बहती हुई क्या कर रही हैं, ये समानांतर बह रही हैं दो मुख्य नदियाँ, ठीक। और उनकी जब सहायक नदियाँ उनके समकोण पर मिलती हैं, जैसे कि दो नदियाँ, अब इनकी नदी ऐसे गई, इसकी नदी एक, इसकी एक और आकर के, जैसे कि चंबल, सोन, बेतवा, केन, मतलब ये सारी नदियाँ जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि ये मिलती आकर के हैं। तो क्योंकि गंगा जो है वो मुख्य नदी है, यमुना में आकर के ये कुछ मिलती हैं, कुछ गंगा में मिलती हैं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन और भी हैं, सोन वगैरह, तो ये आकर के मिलती हैं। तब इनकी भी कई सारी ट्रिब्यूटरी इसमें मिलकर इसको जो है जल इसमें मिला देती हैं। तो इसमें बहुत सारा जब एकदम तंत्र स्थापित हो जाता है तो उसको एक जालीनुमा आकृति प्रदान करता है। तो बहुत सी एक साथ ही बहुत सारा एकदम जाल सा बिछ जाता है, उसे कहते हैं जालीनुमा अपवाह तंत्र। इसमें आपने एक खास बात देखी कि इसमें दोनों क्या है कि एक समान, एक दूसरे के पैरेलल बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपवाह तंत्र है, जो हमारे यहाँ जो है कि अपवाह तंत्र में, ड्रेनेज सिस्टम में दो प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हम बताते हैं कौन कौन से हैं। अपवाह तंत्र जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक धरातलीय स्थिति की जो आकृति है, ढाल और भौतिकीय संरचना के आधार पर, देखिए प्रकृति और क्या, ढाल और क्या, भौमिकीय संरचना, भौमिकीय संरचना, ठीक है ना। तो प्रकृति, ढाल, भौमिकीय संरचना, इन सब के आधार पर जो अपवाह तंत्र होता है उनको दो भागों में बांटते हैं हम। कौन कौन से दो भाग हैं भाई, एक होता है क्रमवर्ती, ठीक है ना, क्रमवर्ती, ठीक है, और दूसरा होता है अक्रमवर्ती। एक क्रमवर्ती होता है, एक अक्रमवर्ती है। तो अब हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती जो है अपवाह तंत्र हैं, ये दोनों, ये क्या है, अपवाह तंत्र, ठीक। तो ये अपवाह तंत्र हैं, इनको दो भागों में हमने बांट दिया। अब क्रमवर्ती को हमने दो भागों में बांट दिया। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए हमने क्या किया, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा, इसको जो बांट दिया एक अनुवर्ती में, ठीक है, और दूसरा बांट दिया हमने परवर्ती में, ठीक। क्रमवर्ती दूसरा हो गया अनुवर्ती, और इसके भाग जो हो गए हैं अनुवर्ती और परवर्ती, दो भाग हो गए। वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती कहलाती हैं। क्या होता है कि जो क्या होता है कि नदियां हैं वो सीधी एक सामान्य ढाल पर बहती हुई जा रही हैं, वो क्या है, अनुवर्ती हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो अनुवर्ती नदियों के अंतर्गत आती हैं। क्यों, देखिए खास कर उन्होंने बताया कि जो अधिकांश नदियां हैं उनमें देखो जो नर्मदा और ताप्ती को छोड़ करके बाकी अनुवर्ती हैं, क्योंकि वो अनुवर्ती का मतलब होता है कि जो है ऊंचे से नीचे की ओर ही बहें।
आप देखते हैं कि जो भारत की जो स्थिति है, तो इधर वाला पार्ट जो है ये उठा हुआ है, और धीरे धीरे क्या हुआ है कि ये स्लोड या इसमें नीचे जो होता हुआ है, इसमें जो है इधर को जब हम पश्चिम से, ठीक है ना, और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमको ढाल मिलती है। ये पूरा पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। यहाँ से जब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हमको ये ढाल प्रवणता यहाँ पे अधिक मिलती है। तो वो अनुवर्ती नदियाँ यही होती हैं जो प्रवणता की ओर बहती हैं, और परवर्ती जो नदियाँ होती हैं वो प्रवणता के विपरीत बहती हैं, जो जाकर के समकोण पर मिलती हैं। ठीक है। और दूसरा हमने बताया, अब देखिए क्रम अनुवर्ती और क्रमवर्ती दोनों बता दिए मैंने ना। एक जो है वो पूरा ढाल के अनुरूप बह रही हैं, और एक दूसरी जो है वो ढाल के अनुरूप बह रही हैं, मतलब ऊपर को नहीं चढ़ेगी। बात ये है कि ढाल इधर को है, और इसमें किसी न किसी वजह से, जैसे कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, भ्रंश घाटी के चलते, भ्रंश घाटी क्या होती है इसका भी हम जो है आगे चल कर एक आपको लेसन अलग से बनाएंगे, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार की जो नदियाँ होती हैं, किस प्रकार की जो है वो घाटियाँ होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो है। अब हमने ये जान लिया है कि अपवाह तंत्र क्या होता है, परवर्ती अनुवर्ती क्या होता है, उसमें किस प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। अरी अपवाह को जान लिया है, जाली नुमा जो अपवाह तंत्र होता है उसको हमने जान लिया है, वृक्षाकार को भी जान लिया है हमने। और अब जो है हमको पढ़ना है कि जो भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है उनको। ठीक है। तो भारत की जो नदियां हैं, भारत की जो नदियां हैं, नदियां, भारत की नदियां, ठीक है, तो इनको क्या किया गया है, दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक तो हो गई जो हिमालयी नदियां हैं। अच्छा एक बात बताएं कि जो नदियां, जैसे कि जहाँ पर भी हम ये चीज़ बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक हिमालय या कोई ऊंची चोटी या पर्वत ही आप इसको जो है लीजिएगा। ठीक है। तो हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र जो है, हिमालय की नदियाँ हैं, और दूसरा एक प्रकार आ जाता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ हिमालय की नदियों के बारे में ही जानेंगे, और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में जो है और सारी चीज़ें भी आ जाएंगी आपकी, जैसे कि चलिए वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताते हैं। और हिमालय की नदियों का जो अपवाह तंत्र है, आप जान लीजिए कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो हमेशा बहती हैं, बारहमासी होती हैं, जिनको हम कहते हैं। इसमें क्या मतलब है कि पूरे वर्ष भर निरंतर जल बहता रहता है, क्योंकि इनको जल की प्राप्ति हिम पिघलने से तथा वर्षा से, दोनों से होती है। ठीक है। और जो दक्षिण की जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से बर्फ़ के पिघलने से तो जो नहीं मिलती हैं, और जो नदियां हैं जो जो मतलब वर्षा होती है उसी के माध्यम से उसमें जल इकट्ठा होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रायद्वीप भारत में जल के इकट्ठा होने का अर्थ ये है कि यहाँ का जो चट्टानीय भाग है, जब तक, और इसके अंदर सिंक नहीं करता है जल, जो है वो जो मिट्टी के अंदर सिंक नहीं करता है, क्योंकि वो चट्टानी भाग है, जिससे कि वो नदियाँ प्रवाहित होकर जब इसमें जब सारा जल निकल जाता है वर्षा का, तो उसमें जो है वो हल्की मंद पड़ जाती हैं नदियाँ। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमने जाना बारहमासी होती हैं, हिम पिघलने से, वर्षा से, दोनों से इनको वो मिलता है जल। और अपने पर्वतीय मार्ग पे ये नदियाँ गहरे गार्ज, वी आकार की घाटी, देखिए गार्ज, वी आकार की घाटी, घाटी, ठीक है, वी आकार की घाटी, और यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, बहुत से प्रकार की चीज़ें, इसमें बहुत से टर्म आते हैं। गोखुर झील आती है, बाढ़कृत मैदान आते हैं, विसर्प आते हैं, डेल्टा लास्ट में जाकर के नदी बनाती है। और तो इस अपवाह तंत्र में, नदी के प्रवाह तंत्र में सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको, उनके 3 अपवाह हैं। जैसे एक तो हो गया सिंधु का,
ठीक है। दूसरा हो गया गंगा का, और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र का। तंत्र की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, किस प्रकार से बहती हैं, किस प्रकार का उनका तंत्र है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और